बचपन में मैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस से रिलेटेड सवालों में बहुत गलतियां किया करता था। तो आओ एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जाए बिना किसी गलती को किए हुए। तो मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है जो कि एक टेबल पे रखी हुई है, और ये बॉल एक धागे की मदद से यहाँ इस कील से बंधी हुई है। ये बॉल इस कील के अबाउट अब सर्कुलर मोशन करने वाली है। ऐसे मान लो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। साइड से तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर ऊपर से देखो तो मोशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये रही हमारी बॉल, और ये इस कील के अबाउट कुछ ऐसे मोशन करेगी। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि हमारे बॉल को सर्कुलर मोशन करने में मदद कर रही है। तो तुम बोलोगे ये तो आसान सी चीज है, ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी कि इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और यही फोर्स है जो कि इसे सर्कुलर मोशन करने में मदद कर रहा है। तो देखो, ये एक कंप्लीटली सही जवाब नहीं है। अब ये तो वही बात होगी ना कि अगर मैं कहूं कि इस बॉल पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये हो गया ग्रेविटी का फोर्स, एफ ऑफ ग्रेविटी। अब कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इसे बैलेंस कर रही है? तो तुम बोलोगे इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स, और यही फोर्स है जो कि इसे बैलेंस कर रहा है। अब ये तो जाहिर सी बात है यार, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो इसे बैलेंस करेगा, लेकिन कौन सा फोर्स है वो, ये मैंने पूछा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल का फोर्स। यहाँ पे नॉर्मल का फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, बल्कि किसी भी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोल देते हैं अगर वो सेंटर की तरफ पॉइंट करे। तो मेरा सवाल है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि इसे सर्कुलर मोशन करने में मदद कर रहा है? तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे एक रस्सी है जो कि इसे पकड़ के हमेशा सेंटर की तरफ खींचते जा रही है, और इसी के कारण ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यानी कि इस रस्सी का ही फोर्स, या फिर टेंशन का फोर्स, टेंशन। अब बचपन में मैं जल्दीबाजी में यहाँ पे एक और सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया करता था, FC, और इस पे दो दो फोर्स दिखा दिया करता था। ऐसी गलती मत करना। सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, ये कोई भी फोर्स होगा या फिर बाकी सारे फोर्सेस का नेट होगा जो कि सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अपवर्ड फोर्स एक नया फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि दो टेंशन के फोर्सेस हों, दो रस्सियां लगी हों इस बॉल में, तो उस केस में दोनों रस्सियों का, दोनों टेंशन का जो नेट फोर्स होगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आओ अब सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉल थी ना, इसकी मास मान लेते हैं कुछ दी हुई है 2 kg, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस सर्कल पे चक्कर काट रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी वेलोसिटी है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 5 मीटर पर सेकेंड। और इस रस्सी की लंबाई, यानी कि ये रेडियस, इसकी लंबाई दी हुई है एज 0.5 मीटर्स। अब तुम्हें यह पता लगाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा इस बॉल पे। अब देखो, किसी भी फोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, सेम उसी तरीके को हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ भी। यानी कि पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले एक FBD ड्रॉ करो, फोर्स बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं शायद उसे। और दूसरी स्टेप होगी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ, यानी कि एक्सेलरेशन किसी एक डायरेक्शन में इज इक्वल टू नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। इसे पहले किसी एक डायरेक्शन में लगाना। अब अगर उससे तुम्हें आंसर नहीं आए तो फिर दूसरी डायरेक्शन में न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाना। इससे आंसर आ ही जाना चाहिए। तो इन स्टेप्स को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम साइड व्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही बना रखा है फोर्सेस को। नॉर्मल का फोर्स ऊपर की तरफ और ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ, और एक टेंशन का फोर्स लगने वाला है सेंटर के टूवर्ड्स, ऐसे। ये हो गया टेंशन का फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन। अब इसके अलावा कोई और फोर्सेस तो है नहीं इस बॉडी पे। तुम सेंट्रीपिटल का फोर्स अलग से बना मत देना इस पे। ये जो टेंशन का फोर्स है यही सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स है नहीं। तो चलो, हमारा पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, वो है न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना किसी एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ हम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, या फिर हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा के देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि है ये टेंशन फोर्स, जो कि पॉइंट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इसे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन। अब देखो, यहाँ पे क्योंकि हमें निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन भी होगा ना, वो भी हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे, ये डिवाइड बाय टोटल मास। अब अगला सवाल ये आता है कि कौन कौन से फोर्सेस इस सेंट्रीपिटल फोर्स में काउंट होंगे। तो देखो, नॉर्मल का फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स ये तो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं नहीं, तो इन्हें तो यहाँ डालने का कोई मतलब है नहीं।
सिर्फ वही फोर्सेस जो कि सेंटर के अलोंग यानी कि रेडियस के अलोंग पॉइंट कर रहे हों, इधर अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, लेकिन रेडियस के अलोंग ही पॉइंट कर रहे हो, उन्हीं फोर्सेस को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक ही फोर्स है जो कि रेडियस के अलोंग है, और वह है हमारा टेंशन का फोर्स। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ केवल फोर्स ऑफ टेंशन ही आ सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जब भी हम फोर्सेस को डालते हैं ना, तो हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होने वाली है पॉजिटिव और कौन सी डायरेक्शन होगी नेगेटिव। तो इस केस में हम कन्वेंशन ये मान लेते हैं कि क्योंकि बॉल सर्कल में जा रही है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल कभी ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, कभी इस एंगल पे आ जाएगा, लेकिन जो फोर्सेस सेंटर की तरफ हमेशा पॉइंट करेंगे ना, उन फोर्सेस को हम पॉजिटिव मान लेंगे, और जो फोर्सेस सेंटर से अवे पॉइंट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, उन्हें हम मान लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे तो कोई फोर्स है नहीं जो कि ऑपोजिट पॉइंट कर रहा हो, लेकिन मान लो कि यहाँ पे कोई रस्सी बंधी होती बॉल से जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, एज डायरेक्शन में, तो एक और टेंशन लग रहा होता बॉल पे एज डायरेक्शन में, तो ये जो T2 है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक ही फोर्स है। अब बचपन में मुझे लगता था कि अगर ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये बाहर जाने की भी कोशिश करेगी, इस पे कुछ बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एज डायरेक्शन में, और मैंने एक फोर्स का नाम सुन रखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सेंटर से अवे लगने वाला फोर्स, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। अब देखो, ये फोर्स असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग फोर्स नहीं है, तो ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा इस बॉल पे। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि अगर मान लो कि चक्कर काटते काटते गलती से रस्सी टूट गई, तो उस केस में मुझे पता है कि बॉल कुछ ऐसे बाहर जाने वाली है, बाहर की तरफ। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस पे इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, तभी तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। तो देखो ये गलत है, बॉल ऐसे नहीं जाएगी। बॉल अगर रस्सी कट जाए तो बॉल इस सीधी डायरेक्शन में ही चलती चली जाएगी। मान लो कि ये बॉल चक्कर काट रही है और जब ये यहाँ पहुंची तो रस्सी टूट गई, तो उस केस में बॉल के पास वेलोसिटी है टैंजेंशियल डायरेक्शन में, एज डायरेक्शन में, और अगर बॉल पे कोई फोर्स नहीं लगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगे, तो वो बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है, और इसकी मोशन तो इस डायरेक्शन में है, तो ये इसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। यही तो कहता है हमारा न्यूटन का पहला लॉ। तो यानी कि अगर हम सेंट्रीपिटल का फोर्स लगाते हैं ना, तो वो केवल इसलिए ताकि मैं इस बॉल की इनर्शिया को चेंज कर पाऊं, मैं इस बॉल को हमेशा, इस बॉल की वेलोसिटी को हमेशा ऐसे चेंज कर पाऊं कि ये सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर हो जाए। अब अगर तुम अभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोच रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे अभी भूल जाओ, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आओ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बस एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर के डायरेक्शन में, वो है टेंशन का फोर्स। अब देखो, यहाँ पे मैं अगर दोनों साइड मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड आ जाएगा मेरे पास टेंशन का फोर्स। फोर्स ऑफ टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो, मास की वैल्यू तो हमें दी हुई है 2 kgs, तो इसे मैं हटा के लिख देता हूं 2 kgs। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे तो कैलकुलेट करना हमें आता है, ये होता है v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे v वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई और r इस सर्कल का रेडियस हो गया जिस पे चल के ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी। तो आओ इसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 2 kgs इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, 5, इसे इस कलर से लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, और रेडियस की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर्स, 0.5 मीटर्स। अब अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन्स। तो इतना टेंशन लग रहा है इस बॉल पे अंदर की डायरेक्शन में। अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल दिखने वाला सवाल था, इस पे हमने सारे स्टेप्स लगाए और आंसर निकाल लिया। और थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला सवाल, इसे देखते हैं कि इसमें क्या किया जाए। तो मैं इसे पहले छुपा देता हूँ, और ये है हमारा सवाल। तुम एक रोड पे साइकिल चला रहे हो और ये रोड एक पहाड़ के ऊपर से होके जाती है कुछ ऐसे। अब ये जो पहाड़ की कर्वेचर है ना, ये एक सर्कुलर कर्वेचर है। इस पहाड़ को अगर तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। अब जब तुम पहुंचते हो इस पहाड़ की टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब उस समय में मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स जो तुम पे लग रहा होगा वो कितनी है। तो अब कुछ नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि जो रेडियस है इस सर्कुलर कर्वेचर की, वो तुम्हें दी हुई है, ये दी हुई है कुछ 8 मीटर की, रेडियस हो गया 8 मीटर्स का। और तुम्हारा और तुम्हारी बाइक का, तुम दोनों का जो मास है वो हमें दिया हुआ है एज 100 kgs,
इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। मास हो गया 100 kgs और तुम्हारी वेलोसिटी ये अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी क्योंकि तुम टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 6 मीटर्स पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। और हमसे पूछा जा रहा है कि तुम पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, नॉर्मल का फोर्स। अब देखो, एक बहुत ही कॉमन गलती में किया करता था बचपन में, और मैं चाहूँगा कि तुम ये गलती को मत दोहराओ। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, और इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ये लिख देता था कि नॉर्मल का फोर्स ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटी के फोर्स के, और इसकी वैल्यू है mg। तो एफ नॉर्मल इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा mg के। तो आ गया मेरा आंसर। तो देखो, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में तुम देखोगे तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। ऊपर का फोर्स का मैग्नीट्यूड ये नीचे के फोर्स के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और अगर नेट फोर्स हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे 0, तो वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी, और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि ये बाइक ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जाने लगेगी। यानी कि ये बाइक तो हवा में आ जाएगी यार, ज़मीन तो यहाँ नीचे है। और हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है। तुम अपनी बाइक के साथ इस पहाड़ पे कुछ ऐसे नीचे उतरोगे और ऐसे जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? तो देखो, इस केस में भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम FBD बनाएंगे। अब FBD तो खैर हमने बना दिया है, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स। अब इन दोनों के बजाय और को तो फोर्सेस होने वाले हैं नहीं। अब सेकेंड स्टेप है न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन किसी एक डायरेक्शन में ये बराबर होने वाला है नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी के। तो हम यहाँ पे इस न्यूटन के सेकेंड लॉ को लगाने वाले हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स, और ये है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हम लगाएंगे। अब देखो, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तुम साइकिल पे इस पहाड़ पे जा रहे हो, और यानी कि तुम एक सर्कुलर मोशन कर रहे हो, क्योंकि ये पहाड़ एक सर्कुलर शेप में है ना। और जब तुम यहाँ पे पहुंचोगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शन होगी वो रेडियस के अलोंग होगी, यानी कि वो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन होगी। तो यानी कि इस केस में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्सेस से डील करने वाले हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसे मैं यहीं लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो देखो, इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो निकालना हमें आता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्पीड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, जिस रेडियस के अलोंग ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। अब देखो, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल का और ग्रेविटी का। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो हमारा साइन कन्वेंशन था कि जो भी फोर्सेस सेंटर के टुवर्ड्स पॉइंट करें वो फोर्सेस पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे, और जो भी फोर्सेस सेंटर के अवे पॉइंट करें वो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ लिखे जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ या फिर सेंटर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। ये देखो, ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये सेंटर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स हो जाएगा प्लस। जनरली अगर तुम सेकंड लॉ लिखो तो ग्रेविटी नेगेटिव के साथ लिखी जाती है, क्योंकि वो नीचे पॉइंट करती है, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं प्लस mg, और नॉर्मल का फोर्स सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस नॉर्मल का फोर्स, फोर्स ऑफ नॉर्मल। दिस इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। अब मुझे कैलकुलेट करना है नॉर्मल का फोर्स, तो मैं बस कुछ अलजेब्रा करने वाला हूँ। यहाँ पे दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg माइनस नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स को मैं एक साइड पे ले आऊंगा और mg और mv स्क्वायर को एक साइड पे ले आने वाला हूँ। तो फाइनली मेरे पास आने वाला है F नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। अब मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल दूंगा। तो अब ऐसा करते हैं, अब m की वैल्यू दी हुई है 100 kgs, तो ये हो जाएगा 100 kgs इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 होगी, माइनस m, ये हो गया 100, इंटू v जो कि है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, और ये दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इंटू 6 डिवाइडेड बाई r, और आर है रेडियस, और इसकी वैल्यू दी हुई है 8 मीटर्स। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास नेट नॉर्मल की फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 550 न्यूटन्स।
550 न्यूटन्स। तो वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉर्मल फोर्स हो गया हमारे पास 550 न्यूटन्स। अब अगर ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो हो जाएगी m इंटू जी। मास है 100, जी है 10, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 100 इंटू 10 यानी कि 1000 न्यूटन्स। तो नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स है 1000 न्यूटन्स और ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स है 550 न्यूटन, यानी कि मेरे पास नेट फोर्स होने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये तो जाहिर सी बात भी है ना, क्योंकि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि इसे इस सर्कुलर पाथ पे जाने पे मजबूर करेगा। अब अगर ये नहीं होता तो ये बाइक तो सीधे हवा में चली जाती है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल फोर्स कम आया है, अगर तुम्हारी बाइक यहाँ पे रास्ते में होती तो फिर नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता, वो भी 1000 न्यूटन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम आया है ना, तो तुम्हें इस पॉइंट पे थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा। और ऐसा तुमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर तुम किसी बाइक या कार में बहुत ही तेज रफ्तार से एक पुल पे जाओ और जब तुम उस पुल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, उस ब्रिज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो तुम्हें थोड़ा हल्का महसूस होगा, तुम्हें थोड़ा वेटलेस फील होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मल फोर्स वहां पे कम हो चुकी है। अब अगर तुम्हारी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये mv² की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, mg के बराबर हो जाए और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए और नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि तुम एयरबॉर्न हो जाओगे, तुम हवा में तैरने लगोगे, फ्लोट करने लगोगे ऐसे। तो अब हमने अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया यहाँ पे। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड कोई सवाल आए तो नॉर्मली तुम सारे स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले तुम एफबीडी बना देना। अब एफबीडी बनाने के बाद सेकंड स्टेप होता है न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना किसी एक डायरेक्शन में। अब इस केस में अगर तुम न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, तो इस बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन हो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में और सारे फोर्सेस ये भी हो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है v²/r। अब सेंट्रीपिटल फोर्सेस यानी कि वो सारे फोर्सेस जो कि सेंटर की डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हो, या तो उसके टुवर्ड्स या तो उससे अवे। और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना, जो सारे फोर्सेस सेंटर के टुवर्ड्स पॉइंट करेंगे वो हो जाएंगे पॉजिटिव और जो सारे फोर्सेस अवे पॉइंट करेंगे उनका साइन हो जाएगा नेगेटिव।